मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। आज के वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए नए अध्याय त्रिभुज और उसके गुण की शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आप जानते हैं कि त्रिभुज आपने पढ़ा है और आपने त्रिभुज को किस रूप में वहाँ पर जाना था। 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति। आपके सामने एक आकृति है जो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति है। इस प्रकार की आकृति को हमने त्रिभुज कहा था और उसमें 1, 2, 3 शीर्ष होते हैं, ये जाना था। तीनों शीर्षों पर 3 कोण बनते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी भुजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरी भुजा। यदि मैं इसको अपने पेपर में चित्र के रूप में आपको दिखाऊं तो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति 2 रेखाखंड हो गए और तीसरे रेखाखंड से हम अब इस आकृति को बंद कर देते हैं तो ये आकृति एक त्रिभुज हो गई। तो इसका अगर हम नाम दे देते हैं इनके सिरों का A, इस बिंदु का नाम B, इस बिंदु का नाम C, तो इसके 6 अंग हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब 3 सिरों पर 3 अंतःकोण बनते हैं, 1 कोण, 2 कोण और ये 3 कोण, और एक भुजा AB, एक भुजा BC, एक भुजा AC। तो अर्थात 3 कोण, कोण A, कोण B, कोण C, ये 3 अंतःकोण और 3 भुजाएं, रेखाखंड AB, रेखाखंड BC और रेखाखंड CA। तो ये हमने पिछली कक्षा 6 में भी पढ़ा था। अब हमें सीखना है कि इसके अलावा त्रिभुज में और क्या क्या होता है। सबसे पहले यदि हम त्रिभुज के किसी शीर्ष से कोई रेखा खींचें तो देखिए, अगर हम यहाँ से ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींचें, 1, 2, 3, तो इन रेखाओं में से कोई रेखा क्या BC को कभी आधा कर सकती है? क्या ऐसी स्थिति है? एक ऐसी स्थिति होगी कि जब आप ए से बहुत सारी रेखाएं सामने की भुजा के लिए खींच रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी होगी कि रेखा जो ए से खींच रहे हैं आप, वह BC भुजा के ठीक मध्य बिंदु D से होकर जाएगी। तब हम रेखाखंड AD को त्रिभुज ABC की एक माध्यिका कहेंगे। एक क्यों? क्योंकि ऐसा ही हम B से भी कर सकते हैं। देखो, B से भी तो हम बहुत सारी रेखाएं AC के लिए खींच सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि एक रेखा जो है B से जाने वाली AC भुजा के ठीक मध्य बिंदु E से पास हो जाए। तो इस प्रकार का रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींचा जाता है और सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है, उसे हम कहते हैं माध्यिका। क्या नाम कहते हैं उसका? माध्यिका। देखो, अक्षर में, शब्द में ही आपको पता चल रहा है माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। किसी भी शीर्ष के सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो कितनी माध्यिकाएं एक त्रिभुज में हो सकते हैं, अब आप अनुमान लगाइए। एक हम A से खींच सकते हैं जो BC के मध्य बिंदु D को मिला रहे हैं, एक हम B से खींच सकते हैं जो EC के मध्य बिंदु E को मिलाएगा, और एक हम C से खींच सकते हैं जो AB के मध्य बिंदु F को मिलाएगा। तो कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? 3 माध्यिकाएं संभव है। और ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, यह इनका गुण है। तीनों माध्यिकाएं अगर आप खींचोगे किसी त्रिभुज की, आप ये स्वयं एक त्रिभुज बनाकर उसकी माध्यिकाएं खींचकर देख सकते हैं। तीनों माध्यिकाएं हमेशा एक बिंदु से होकर जाती हैं जो त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित होगा। तो माध्यिका किसे कहते हैं? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। कितनी माध्यिका हो सकती हैं एक त्रिभुज में? 3 माध्यिकाएं। तो अब BD और CD के बारे में आप क्या कहेंगे? BD और CD बराबर हैं यदि AD माध्यिका है। यदि BE माध्यिका है तो CE और AE बराबर हैं, और यदि CF माध्यिका है तो AF और BF बराबर है।
तो आप एक त्रिभुज में पेपर फोल्डिंग से भी इसको आप समझ सकते हैं। आपके सामने एक त्रिभुज मैं दिखा रहा हूँ, यह एक त्रिभुज है। इस तरफ से देखिए, ये आपको जो ये बीच में एक त्रिभुज, आप पहले इसको समझिए कि किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। P, इस बिंदु का नाम Q, इस बिंदु का नाम R। तो इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, PQR की। तो देखो, ये हमने इस प्रकार से फोल्ड किया है कि जहाँ पर ये फोल्ड किया है, ये जो बिंदु है PR का मध्य बिंदु है। कैसे? देखिए, P और R को हम मिलाते हैं आपस में, तो देखो ये ठीक यहाँ पर ही PR से मिल जा रहा है। तो अर्थात P की यहाँ तक दूरी और फिर R की यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर है। और इस बिंदु से फिर हमने ऐसे फोल्ड किया कि सामने के बिंदु Q से ये मिल गया फोल्डिंग। तो जो अब आपको ये फोल्डिंग दिख रहा है, ये Q से लेकर यहाँ तक, ये लाइन इस त्रिभुज की एक माध्यिका है और यह मध्य बिंदु है। वो इस प्रकार से आप फोल्डिंग करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल बराबर है दोनों। तो कहने का मतलब QS माध्यिका है, तो P से लेकर S की दूरी और R से लेकर S की दूरी बराबर है। तो इसी तरीके से क्या हम कुछ और रेखा खींच सकते हैं किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के लिए, जिसमें कि कोई और गुण छिपा हो? समझने की कोशिश करते हैं। एक त्रिभुज PQR, इसमें एक शीर्ष है R, तो R से हम बहुत सारी रेखाएं खींचते हैं PQ के लिए इस प्रकार से। तो क्या कोई एक ऐसी रेखा भी हमें मिलेगी जिसमें एक ऐसा गुण हो कि PQ के साथ यहाँ पर कोण 90 अंश का बन जाए? संभव है, क्योंकि जब आप R से बहुत सारी रेखाएं खींच रहे हैं, तो जब आप R से इस प्रकार से रेखाएं खींचेंगे, ये तो यहाँ पर देखो कोण बड़ा है, थोड़ा सा घटा, फिर और इधर को आएंगे तो एक स्थिति में कोण कितना होगा? समकोण हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इस बिंदु का नाम मैं कह दे रहा हूँ S। तो R से PQ पर एक ऐसा रेखाखंड खींचा गया है कि कोण RSQ और RSP दोनों 90 अंश के हैं। तो रेखाखंड RS को PQ भुजा के लिए शीर्ष लंब कहते हैं। नया शब्द आपने सीखा, शीर्ष लंब। शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शीर्ष और लंब। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड RS शीर्ष लंब कहलाता है। अब लंब की क्या विशेषता होगी कि जो शीर्ष R से आप रेखाखंड PQ पर खींच रहे हैं, वह PQ रेखाखंड के साथ, PQ भुजा के साथ जिस बिंदु पर टच करेगा या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, वहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। लंब का मतलब होता है 90 अंश, अर्थात समकोण। तो शीर्ष लंब किसे कहेंगे? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर खींचा गया रेखाखंड जो सामने की भुजा के साथ प्रतिच्छेद बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएगा, उसे हम शीर्ष लंब कहेंगे। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम 3 माध्यिकाएं देख रहे थे, 3 शीर्ष लंब हम देख सकते हैं। P से भी हम एक ऐसा रेखाखंड खींच सकते हैं और Q से भी। अब लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या माध्यिकाओं की तरह शीर्ष लंब भी त्रिभुज के अभ्यंतर में ही प्रतिच्छेद करेंगे, या त्रिभुज के बाहर करेंगे, या त्रिभुज की बाउंड्री पर करेंगे? कोण के आधार पर आपने 3 त्रिभुज पढ़े होंगे, एक न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। माना बात करें एक समकोण त्रिभुज की, ये त्रिभुज साय समकोण, बिंदु B पर 90 अंश का कोण है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। यदि मैं A से BC पर
शीर्ष लंब खींचने की कोशिश करूँगा तो अब नहीं खींच पाऊँगा, देखिए, क्योंकि खुद ए बी ही बी सी के साथ यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है। ऐसे ही अगर हम सी से शीर्ष लंब खींचेंगे, देखो भुजा ए बी पर ये यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, फिर हमें इधर को लाना पड़ेगा, फिर इधर को लाना पड़ेगा, लास्ट में यहाँ पर 90 अंश का कोण मिलेगा। तो खुद भुजा बी सी ही ए बी के लिए शीर्ष लंब का काम करेगी। अर्थात ए से बी सी पर ए बी ही शीर्ष लंब है, वैसे ही सी से ए बी पर सी बी ही शीर्ष लंब है। तो अब बी से हम ए सी पर अगर शीर्ष लंब खींचेंगे, संभावना इस प्रकार की बन रही है चित्र में, ये आपको 90 अंश का मिल रहा है। तो अब देखिए तीनों शीर्ष लंब ने कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, बिंदु बी पर। एक शीर्ष लंब ए बी, एक शीर्ष लंब बी सी और एक शीर्ष लंब बी डी। तो तीनों शीर्ष लंब समकोण जिस शीर्ष पर बना है उस शीर्ष पर प्रतिच्छेद करेंगे, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। और यदि त्रिभुज आपका न्यून कोण हो तब आप शीर्ष लंब खींचेंगे, तो आपको हमेशा शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर में प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसा मिलेगा और एक ही बिंदु से होकर वो जाएंगे। आप यहाँ से सामने की भुजा पर शीर्ष लंब खींचिए, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ पे 90 अंश का कोण आपको मिलना चाहिए, फिर इस भुजा से आप खींचेंगे तो इस प्रकार से आपको शीर्ष लंब मिलेगा। तीनों एक ही सिरे से जाएंगे, लेकिन ये जो त्रिभुज है ए बी सी, अब ये त्रिभुज न्यून कोण था, इसके तीनों कोण, ए कोण, बी कोण और सी कोण, तीनों न्यून कोण थे, तब ऐसा हुआ। तो जो शीर्ष लंब थे, ये शीर्ष लंब एक ये और एक ये, तीनों एक ही बिंदु जो त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है वहीं से पास हुए। इस बिंदु का नाम आप लंब केंद्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर लंब केंद्र बी पर है, यहाँ पर लंब केंद्र अभ्यंतर में। त्रिभुज की माध्यिकाएं जहाँ पर काटती हैं तीनों, उसे हम त्रिभुज का केंद्रक भी कहते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। और शीर्ष लंब जहाँ पर काटते हैं उसे हम कहेंगे लंब केंद्र। क्यों लंब केंद्र, देखो शीर्ष लंब, क्योंकि तीनों एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, इसलिए वो तीनों के लिए एक ही बिंदु है, तो केंद्र उसका नाम कहा जा रहा है। यदि त्रिभुज आपका अधिक कोण होगा, अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर स्थिति अलग हो जाएगी कि आपका लंब केंद्र जो है, शीर्ष लंबों का केंद्र बिंदु त्रिभुज के ही बाहर हो जाएगा। कैसे, अब यदि इस शीर्ष से आप बी सी पर शीर्ष लंब खींचना चाह रहे हैं तो देखो खींच ही नहीं पाएंगे, ये कोण बढ़ते रहेगा, ये इधर को भी आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी अधिक कोण है। अब आप इधर को आएंगे तो तब जाके कोण घटेगा। ये जैसे मैं इस भुजा को पीछे को बढ़ाते हुए आपको दिखा दूं डॉटेड, तो आप सोचिए ये पटरी का आप किनारा देखिए, ये वाला कोण देखो, ये धीरे धीरे कम होगा, यहाँ जाके समकोण मिलेगा आपको। तो शीर्ष लंब ही आपका पूरी तरह त्रिभुज के बहिर्भाग में हो गया। पूरा का पूरा शीर्ष लंब ए डी अगर हम इसको कहें तो पूरा शीर्ष लंब ही बहिर्भाग में चले गए। शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर में आया ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आप अन्य शीर्ष लंब भी खींचेंगे तो जो केंद्र होगा लंब केंद्र तीनों शीर्ष लंबों का, वो त्रिभुज के बहिर्भाग में चले जाएगा। अब हम इस शीर्ष सी से अगर खींचेंगे तो देखो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, ये हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमें शीर्ष लंब बाहर मिलेगा। ये देखिए ये कोण आपका ज़्यादा है तो आप इसको धीरे धीरे कम करते रहेंगे, कहाँ तक, 90 तक लाने में। ये यहाँ पर लगभग आपको ये 90 अंश का मिल रहा है। ये कोण आपको 90 अंश का लगेगा, तो इसको आप आगे बढ़ा देंगे। एक शीर्ष लंब ये है, एक शीर्ष लंब ये था,
इसका नाम हम दे देते हैं ई। और अब बी से शीर्ष लंब आप खींच सकते हैं AC पर 90 अंश, और इसको अगर आप एक रेखा के तौर पे बढ़ाते हैं दोनों तरफ, उस तरफ तो नहीं मिल रहा है, इस तरफ आप बढ़ाते हैं, कहाँ से पास हो रहा है, त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित इस बिंदु से। तो ये लंब केंद्र है इस बार। तो बी से आपने शीर्ष लंब खींचा AC पर, केवल एकमात्र शीर्ष लंब BF आपका त्रिभुज के अभ्यंतर में आया, बाकी दोनों शीर्ष लंब CE और ED त्रिभुज के बहिर्भाग में चले गए। और तीनों लंब हमने जब आपस में जोड़े तो वो एक बिंदु जो त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है वहाँ से पास हुए, तो इसका मतलब लंब केंद्र जो है त्रिभुज के बहिर्भाग में चले गया। ऐसा कब हुआ? जब आपने ABC एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बहिर्भाग में चले जाएगा। और अधिक कोण त्रिभुज में आपके पास जो शीर्ष लंब होंगे, एक शीर्ष लंब आपको मिलेगा त्रिभुज के अभ्यंतर में और दो शीर्ष लंब त्रिभुज के बहिर्भाग में चले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप शीर्ष लंब को रेखाखंड के रूप में समझे होंगे कि किस रेखाखंड को हम शीर्ष लंब कह रहे हैं और किस रेखाखंड को माध्यिका कह रहे हैं। माध्यिका हम किस रेखाखंड को कहेंगे? किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को। और शीर्ष लंब उस रेखाखंड को कहेंगे जो किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंबवत गिरे।